माय लवलीज पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हो, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना मत भूलिएगा। तो चलिए एक और वन शॉट में हम आगे बढ़ते हैं। एंडिंग द बिगनिंग जैसा भी लगे आप लोगों को प्लीज जरूर बताइएगा। और कमेंट किया करो कंजूसो, कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं आप लोग को रेटेड हार्ट दूंगी। प्लीज कमेंट करो, लाइक करो और मेरी स्टोरी जैसी भी लगी मुझे जरूर बताना। तो चलो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो एक बहुत बड़ा सा ह्यूज सा बेडरूम था। उस बेडरूम में बीचों बीच एक बेड लगा हुआ था। पूरा कमरा सफेद चादर से घिरा हुआ था। बड़े बड़े कॉटन्स थे जो हवा के झोंके से बह रहे थे। और एक 5 साल का बच्चा भागते हुए उस डोर को ओपन करता है और अंदर आता है। सीधे उस शख्स के ऊपर कूदते हुए कहता है, डैडा, डैडा, ओपन योर आइज डैडा। आज मम्मी का बर्थडे है, तो क्या हम नहीं जा रहे हैं उनसे मिलने? वो शख्स उस बच्चे की वॉइस सुनकर अंगड़ाई लेता हुआ सीधा होता है और बच्चों को अपनी केज में लेकर नीचे करता है और उसे गुदगुदी लगाते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग लिटिल चैम्प, कैसे है मेरा बाबा? वो लिटिल चैम्प बोलता है, डैडा, आज मम्मी का बर्थडे है, हमें वहां जाना चाहिए ना डैडा? तो वो शख्स कहता है, गुड, हमें वहां जाना चाहिए। तो चलो साथ में हम नहाते हैं। इतना बोलकर वो बाप और बेटी दोनों उठते हैं। वो शख्स अपने बेटे के कंधे पे बिठाता है और वॉशरूम की ओर चला जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद उसे बाथटब में बिठा देता है और खुद मुंह में ब्रश लेकर के उसकी बॉडी के ऊपर बॉडी वॉश जेल अप्लाई करना स्टार्ट करता है। वो बच्चा बहुत ही एक्साइटेड था और चहकते हुए कहता है, डैडा, डैडा, आपको पता है मैंने ना स्कूल में सबको बोला ना कि मैं कल अपनी मम्मी से मिलने जाऊंगा, तो सब ना मेरा मजाक बना रहे थे डैडा। क्या क्या उन लोगों को नहीं पता कि हम लोग हर साल अपनी मम्मा से मिलने जाते हैं? वो लोग बहुत गंदे हैं ना डैडा, वो लोग कुछ नहीं समझते। तो वो शख्स अपने मुंह से बरस निकालते हुए कहता, सही कहा तुमने, उन लोगों को कुछ नहीं पता। उन्हें क्या पता? मेरा बाबा इज बेस्ट, ग्रेट। इतना बोलकर वो कुल्ला वल्ला करके वापस से बाप और बेटे दोनों की जोड़ी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है, क्योंकि बाप और बेटे दोनों बाथटब में बैठकर लॉन्ग टाइम तक खेलते हैं एंड देन फिर नहाकर बाहर आते हैं। तब तक मेड उसके कमरे की सफाई करके जा चुकी थी। बाप और बेटे दोनों के लिए कपड़ा निकाल दिया गया था। वो दोनों आते हैं, एक ही रंग का कपड़ा पहनते हैं, फिर अंदर जाकर दोनों कोट वेयर करते हैं। बाहर आते हुए कहता है, डैडा, हम दोनों अच्छे लग रहे हैं, तो क्या मम्मा हमें पसंद करेंगी ना आज? तो 5 मार्क्स किसे मिलने वाले हैं, मुझे या फिर डैडा को? तो डैडा कहता, डैडा को, क्योंकि मम्मा लव्स डैडा ना। तो वो लिटिल चैम्प्स दोनों हाथों को क्रॉस करता हुआ कहता है, नहीं, मम्मा मुझे प्यार करती हैं और वो मुझे बहुत 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 दिल चाहता प्यार करती हैं, आपको नहीं पता है। हम्म और इतना बोलकर वो बच्चा मुंह बना लेता है, पाउट कर लेता है। तभी पीछे से वॉइस आती है, हाँ हाँ हाँ, किसने कहा किससे प्यार नहीं करता है, हाँ? और पीछे जब वो मुड़ के देखता है तो वहां पे अंकल किरायन खड़े थे और कहता है, दादू loves हिवान। तो हिवान कहता है, नहीं, मुझे ना किसी का प्यार नहीं चाहिए, मुझे मम्मा का प्यार चाहिए। मुझे पता है मम्मा मुझे बहुत 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 दिल जाला प्यार करती है, आप लोग को नहीं पता है। तो अंकल किरण कहते हैं, रानवांग जी, बेबी को सच बताना चाहिए ना तुम्हें? रानवांग जी कहता है, अंकल प्लीज, अभी टाइम नहीं आया है। खैर, फिर वो अपने बेटे को गोद में उठा लेता और कहता, मम्मा लव्स बाबा। इतना बोलकर अंकल किरण, वांग जी और इवान तीनों नीचे आते हैं। नीचे आने के साथ ही डाइनिंग टेबल ज्वाइन करते हैं। अंकल किरण कहते हैं, तो आज तुम ग्रेवयार्ड जा रहे हो? वांग जी कहता है, मैं ग्रेवयार्ड जा रहा हूँ अंकल, क्या आप भी चलेंगे? अंकल कहते हैं, चलो चलते हैं। फिर वो दोनों नाश्ता करते हैं। फिर वो सब वहां से निकल जाते हैं ग्रेवयार्ड जाने के लिए।
रास्ते में एक शॉप पर रुक करके रेड रोज का बुके बनवाता है, उसमें कुछ वाइट रोजेस भी डलवाता है और वो डालने के बाद एक कार्ड लेता है और उसमें लिखता है, आई मिस यू माई लव, आई वेरी वेरी मिस यू। इतना लिखने के साथ ही लैनवांग जी की आंखों में आंसू आ गया हुआ था और वो कार्ड को वापस से उसमें डाल देता है, एक चॉकलेट का बॉक्स खरीदता है। उसके बाद वो लेकर वापस से कार में आके बैठ जाता है। उसके बाद वो सवारी ग्रेवयार्ड की ओर चली जाती है। लैनवांग जी वो बुके और वो कार्ड और वो चॉकलेट का बॉक्स सब लेके बाहर निकलता है और आयुआन का हाथ पकड़ते हुए उस ग्रेवयार्ड के अंदर जाने लगता है। अंकल किरण भी उन लोगों के पीछे पीछे आ रहे होते हैं। वो सभी बी बुसान के ग्रेवयार्ड पर आकर उस ग्रेवयार्ड को साफ करते हैं, उसको अच्छे से। उसके बाद वहाँ पे वो बुके रखते हैं, वो चॉकलेट रखते हैं और वो कार्ड वहाँ पे रख के बी बुसियान ऐसा बोलते हुए लैन वांगजी नीचे बैठ जाता है। लैन युआन भी वहाँ बैठ जाते हैं और अंकल किरान भी। आयुआन कहता है, ममा देखो, मैं आज और डाडा हम दोनों यहाँ पे हैं, आप बताओ हमें हम दोनों में सबसे ज्यादा बेस्ट और ब्यूटीफुल कौन लग रहा है। तो लैनवांग जी करेक्ट करते हुए कहता है, ब्यूटीफुल नहीं बाबा, हैंडसम से मम्मा। तो लैनवान कहता है, तो हम दोनों में सबसे ज्यादा हैंडसम कौन लग रहा है। मैं लग रहा हूँ ना मम्मा, देखो आज हम दोनों पापा और हम आई मीन डैडा और मैं दोनों एक जैसे ड्रेस वेयर करके आए हैं। अगर आप होती तो आप भी वेयर करती ना। पर कोई नहीं। फिर वो चॉकलेट निकाल कर वहां पे रखते हुए कहता है, मम्मा आपको स्वीट्स बहुत पसंद है ना, इसीलिए डैडा हमेशा आपके लिए स्वीट्स बाय करके लाते हैं, पर मुझे खाने नहीं देते। डैडा बहुत गंदे हैं मम्मा। आप उन्हें पनिश करना। अंकल किरण कहते हैं, बाबा मम्मा जरूर पनिश करेंगे डैडा को, देख लेना तुम। उसके बाद लैन किरण कहते हैं, बीबोसियान तुम्हें छोड़कर गए हुए 5 साल हो चुके हैं और इन 5 सालों में हमने तुम्हें बहुत मिस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो सही सलामत रहो और इस दुनिया में आने की तैयारी करो। इतना बोलकर वो अपनी नजरों को नीचे कर लेते हैं। उसके बाद अंकल किरण बोलते हैं, युवान हमें चलो आसपास घूम कर आते हैं। तो कहता है, नहीं मुझे भी यहाँ डैडा के साथ बैठना है। तो अंकल किरण कहते हैं, और दादू अकेले बोर हो जाएंगे उसका क्या। तो अब लगता है युवान अपने दादू से प्यार ही नहीं करते। युवान कहता, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, युवान दादू लव्स दादू। इतना बोलकर कहता, चलिए हम चलते हैं दादू, डैडा आप अकेले रहो ठीक है ना। इतना बोलकर अंकल किरण और युवान वहां से चले जाते हैं। उसके बाद राम जी उस ग्रेवयार्ड को देख रहा होता है। एक लंबा सा पत्थर, उसके ऊपर एक और पत्थर, उस पे नाम लिखा हुआ था, लैंड वीवुसियान, उम्र 27 साल, मृत्यु आज से 5 साल पहले का डेट लिखा हुआ था। और लैनवांग जी अपने हाथों को उस पिक्चर पे फिराता है क्योंकि वहाँ पे वीवुसियान का पोर्ट्रेट बना हुआ था। उसे देखने के साथ ही वांग जी कहता है, वुशियान आई मिस यू, आई रियली रियली मिस यू। इन 5 सालों में ऐसा एक पल भी नहीं गुजरा होगा जब मैंने तुम्हें नहीं देखा और ना ही तुम्हें महसूस किया। मैं तुम्हें छूना चाहता था, मैं तुम्हें हर पल याद करता था, तुम्हें अपनी बाहों में लेकर तुम्हें थामना चाहता था, तुम्हें स्मेल करना चाहता था, तुम्हारी खुशबू को। आखिर क्यों क्यों तुम मुझे छोड़कर चले गए, क्यों बताओ मुझे। और ये एक मेल प्रेगनेंसी वन शॉट है। मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी सजा तुम मुझे दे रहे हो। मैं अकेले तुम्हारे बेटे को राइज कर रहा हूँ। युवान युवान को मैं सच भी नहीं बता पा रहा हूँ। हमारा बेटा अब बड़ा हो रहा है। क्या तुम्हें तुम्हें नहीं लगता कि हमें साथ में अपने बच्चों को बड़ा करना चाहिए। तुम बहुत आराम से इसके अंदर सो रहे हो ना। सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डालकर मैं ऑफिस संभालूं, घर संभालूं, युवान को संभालूं या खुद को संभालूं।
मुझे संभालने के लिए तो कम से कम रह जाते ना। ओसियान, क्यों, आखिर क्यों, क्यों चले गए? क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी जो वो सब होना था? मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी ओसियान। और इतना बोलकर वांगजी रो रहा होता है। तभी उसे पीछे से बहुत सारे शोर सुनाई देती है, जिसमें से कुछ लोग बोलते हैं, अरे यार, क्या तुम लोग भी मुंह उठाकर ग्रेवयार्ड चले आते हो? कुछ भी मतलब। तो एक बोला था, हई, बस भी करो, मेरी गर्लफ्रेंड के डैड का ग्रेवयार्ड है, अगर मैं यहाँ नहीं आया तो वो मुझे मार डालेगी। अब ढूंढना होगा कि वो किधर है। हाँ, पता चला, नहीं तो वो मुझे सच में धनी के पेड़ पे लटका डालेगी। तो उसमें से तीसरा शख्स बोलता है, हाँ हाँ, तुझे धनी के पेड़ पे नहीं, तुझे तो सलजम के पेड़ पे लटकाना चाहिए। बड़ा आया, गर्लफ्रेंड के डैड का ग्रेवयार्ड है, मुझे वहां जाना चाहिए। चल। तभी उसमें से कहता है, वीर सुनो, तो मेरी बात सुनो ना। दूसरा कहता है, ओए नीये के बच्चे, रहने देना, उसे मत बुला, ठीक है ना, वो पागल है। तो वो जो जा रहा था विंग कहता, मैं और पागल, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के डैड का ग्रेवयार्ड ढूंढना था, आई मीन तुम्हारे ससुर जी का। तो अगर मैंने तुम्हारे ससुर जी का ग्रेवयार्ड नहीं ढूंढा तो तुम्हारी जो जीएफ जी है ना, वो ससुर जी के साथ तुम्हें दफना देगी। तो जियांगचेंग भागता हुआ आता और कहता, क्या बोला तूने मेरे को? हाँ, तो कहता, वही ससुर जी जो कि ईश्वर जी को प्यारे हो गए हैं। हाँ, बराया, चलो। और इतना बोलकर वो विंग जो था वो भागते हुए जाता है। वांग जी ऊसियान से बात करने के बाद जैसे ही उठता है और मुड़ने वाला होता है, वो विंग को लेकर सीधे गिर जाता है, क्योंकि विंग पीछे मुड़ के उन लोगों से बात करते हुए आ रहा होता है। और वांगजी भी उन लोगों की वही सुनकर ही खड़ा हुआ था। जैसे ही वांगजी विंग को पकड़ के सीधे गिरता है, वांगजी नीचे था और विंग उसके ऊपर था। विंग उसको देखते हुए बस खो गया था। वांगजी चिसकने बाल एकदम, जैसे, क्योंकि विंग अभी टीनेज बॉय है और उसकी उम्र 20 साल है, ठीक। यहाँ पे बुसियान 27 साल का था जब उसकी डेथ हुई थी, और 3 साल बड़ा है उससे वांगजी, 30 साल। तो अभी 35 का वांगजी है, कैलकुलेट कर लेना वापस से तुम लोग, ठीक है। और वो एक बिजनेसमैन है, तो उसने हेयर स्टाइल भी वैसे ही चंपू टाइप से बनाया हुआ था, और पर देखने में वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था और हैंडसम भी लग रहा था। उसने शर्ट पैंट कोट और उसके ऊपर एक ओवर कोट भी पहना हुआ था, गले में एक स्कार्फ था। ठंड और गर्म के बीच का मौसम था। रिंग बस उसे देख ही रहा होता है। भांगजी जब उसे देखता है तो उसके मुंह से निकलता है, भूसियान। रिंग जब ये सुनता है, भूसियान, वो कहता, ओए अंकल, कौन भूसियान? हाँ, मैं भूसियान नहीं हूँ, मेरा नाम विंग है। हाँ, और मैं यहाँ से जा रहा था तो मैं आपके ऊपर गिर गया गलती से। तभी जियांगचेंग आता है, उसको खींच कर उठाते हुए कहता है, तू कहाँ पे जाके गिरता पड़ता रहता है? हाँ, कभी नाले में तो कभी सड़क किनारे, कभी गड्ढे में, और आज इस अंकल के ऊपर गिर गया। वांगजी उसको घूर कर देख रहा होता है। तो जियांगचेंग को जब अपने ऊपर एक कोल्ड ठंडी निगाहें फील होती हैं, अपनी आंखें छोटी करते हुए वो लैन वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी अंकल जी, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो क्या है ना, हम लोग ग्रेवयार्ड ढूंढ रहे थे ना, तो रास्ता भटक गए। आपको पता है कि खैर छोड़िए, हम खुद ही ढूंढ लेंगे, आप कष्ट क्यों करेंगे भला। इतना बोल करके और जियांगचेंग विंग को खींचता हुआ वहां से लेके जा रहा होता है। वांग जी अभी भी उसको देख रहा होता है, कहता है, वूसियान, वूसियान। और तब तक जियांगचेंग, नी हिसांग और विंग तीनों ना वहां से पास होकर जा रहा होता है। वांग जी दोबारा से कहता है, वूसियान, वूसियान। जब वो ऐसा बोल रहा होता है तब तक वहां पे अंकल किरण और युवान दोनों आ चुके थे, और आते ही कहते हैं, टाडा, आप मम्मा को आवाज लगा रहे हो, कहाँ है मम्मा? अरे इधर उधर ढूंढ रहा होता है। तो वांग जी कहता है, युवान, वो तुम्हारी मम्मा, वो रही। युवान जब उस तरफ देखता है तो वो उसने भी विंग को देखा था, जिसके साथ नी हिसेंग और जांग चिंग था। वो कहता है, टाडा, वो वो मम्मा नहीं है, वो मम्मा जैसा दिख रही है। और आपको क्यों लगा कि वो मम्मा है? हमारी मम्मा तो वो रही ना, मम्मा तो बहुत प्रिटी और ब्यूटीफुल थी, और वो गग्गा भी बहुत प्रिटी और ब्यूटीफुल है। तो वांग जी कहता है, शायद से मेरी आंखों का भ्रम है। और इतना बोलकर लाल वांग जी युवान को अपनी गोद में उठा लेता है और वहां से चलने लगता है। अंकल किरण,
जो कि इन सभी दृश्य को देख रहे होते हैं, और इवन इवान भी। वो दोनों आई मीन वांगजी तो इवान को गोद में लिए हुए था, लेकिन अंकल किरण और इवान पीछे पलट पलट कर जाते हुए विंग को और जियांग चेंग को और न्यूसंग तीनों को देख रहे होते हैं। घर आने के बाद वांग जी, जो कि उसकी मेंटल हालत फिर से खराब हो गई थी, क्योंकि बुसियान के जाने के बाद वांग जी एकदम शॉकिंग स्टेज में चला गया हुआ था। 3 साल एकदम डेड जो जोन होता है उसमें चला गया था। वो साइकाट्रिस्ट की हेल्प के बाद थोड़ा बहुत रिकवर हुआ था, और वापस से उसने कंपनी और युवान को समय देना और उसे ग्रो करना शुरू किया था। आज वांग जी की भी हालत वापस से ऐसे ही लग रही थी, इसलिए वो उन दोनों को छोड़कर सीधे साइकाट्रिस्ट के पास जाता है। वो बिना अपॉइंटमेंट लिए ही उस कैबिन में चला जाता है। आकर बैठा हुआ था तो वहाँ पे मेंग्याओ आते हुए कहता है, क्या हुआ है तुम्हें वांग जी? वांग जी कहता है, गगा मैंने उसे देखा। मेंग्याओ कहता है, तुमने किसे देखा? वांग जी सारी बात बता देता है और कह देता है कि वो सियान नहीं था, बट वो उसके जैसा दिख रहा था। तो मेंगवा कहता है, इस दुनिया में 7 तरह के लोग एक जैसे ही दिखते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं लेकिन लगभग सेम ही दिखते हैं। हो सकता है कि वो वुशियान की तरह दिख रहा हो। फिर वांग जी का हाथ पकड़ते हुए मेंगयाओ कहता है, वांग जी तुम्हें पता है ना, वुशियान हम सबको छोड़ के चला गया है, और तुम्हारा भाई आखिर कब तक तुम इन सभी चीज़ों से खुद को झूठी तसल्ली देते रहोगे? और वो अकेले सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। तुम्हें सोचना चाहिए अब अपने बारे में, युवान के बारे में और कंपनी के बारे में। मेंगा उसे समझा रहा होता है तो वांग जी कहता है, जी गगा मैं सोचना चाहता हूँ, बट मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहा हूँ। मुझे बार बार बूफियान याद आता है। मेंगा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ, इससे लो, तुम रिलीफ फील करोगे, ठीक है ना? इतना बोलकर मिंग एक डब्बा दे देता है। वांग जी उसको लेता है, उसमें से एक पिल्स निकालकर उसी समय खा लेता है, और फिर वहां से उठकर वो ऑफिस के लिए चला जाता है। उस कैबिन से बाहर आने के बाद मिंग जो लैंसिचन को कॉल करके बोलता है कि वांग जी यहाँ आया हुआ था, और जो कुछ भी उसने कहा था वो सभी चीजें वो बता देता है। तो लैंसिचन कहते हैं, क्या सच में? तो मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तो मेंग्या कहता है, नहीं हनी, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम रात को बात करते हैं, मुझे कुछ सूझ रहा है। इतना बोलकर मेंग्या फ़ोन कट कर देता है। तभी फ़ोन रखते मात्र ही अंकल का कॉल आता है। तो मेंग्या कॉल रिसीव करते हुए कहता है, अंकल क्या आप भी वही बोलना चाह रहे हैं जो मेरे दिमाग में चल रहा है? तो अंकल कहते हैं, वाह तुम्हारे पास बहुत जल्दी न्यूज़ पहुंच गए। क्या तुमने 2 सीक्रेट बॉडीगार्ड को छुपा के रखे हैं क्या? तो मेंगा टोन मारते हुए कहता, बुढ़े होने के साथ साथ आपकी याददाश्त चली गई है, पर मेरी नहीं, लगता है आपको भी इलाज की ज़रूरत है। सीक्रेट बॉडीगार्ड घर पे अगर रखती तो मुझे पता थोड़ी चलता। मुझे तो आपसे पहले पता चल गया। तो कहता, ऐसा हो ही नहीं सकता, सबसे पहले तो मुझे पता चला था क्योंकि मैं उसके साथ था। तो कहता, ठीक है हम नहीं लड़ते हैं, मुद्दे पर आते हैं। तो अंकल कहते हैं, रात को घर जल्दी आना, कुछ बात करनी है, और साथ में सिचन को भी, हंग जी के आने से पहले, ठीक है ना? तो मेगाओ कह देता है, जी बॉस। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है। अब वहीं दूसरी तरफ जांग छेंग और जो हमारा विंग था वो, और नी हुएसांग, और साथ में वेनजिंग, वो चारों ना ग्रेवयार्ड के पास खड़े थे। साथ में उसका भाई वेनिंग भी था। वेनजिंग नीचे बैठी हुई थी, उसके हाथ में रुमाल था, और वो, डैड आई मिस यू डैड, आई रियली मिस यू डैड। आपके जाने के बाद मुझे सारा काम करना पड़ता है, और साथ में अपने छोटे भाई का भी ख्याल रखना पड़ता है, और मॉम का भी। डैड मैं सारी चीज़ें अच्छे से कर रही हूँ ना, आप मुझे ब्लेस कीजिए। और फिर वो जियांगचेंग की तरफ देखती है जो जियांगचेंग खड़ा था, फिर उसके हाथ को पकड़कर सीधे धड़ाम से बैठाते हुए कहती है, डैड ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मीट जियांगचेंग। और वो केहूनी मारते हुए जियांगचेंग को कहता है, ग्रीट तो करो। जियांगचेंग भी अनमने मन से ग्रीट कर देता है, और नी हिसांग और वीवूसिया ऐसे करके हंस रहे होते हैं। उसके बाद वो दोनों थोड़ा देर और इंट्रो कार्यक्रम करते हैं, फिर वो सभी खड़े हो जाते हैं। अभी जो कि वेंचिंग बहुत ही ज़्यादा स्वीट से आंसू बहा रही होती है, तो जियांगचेंग उसके आंसू को साफ करते हुए कहता है, बीबी बीबी ऐसे नहीं रोते ना,
तुम रोती हो तो मुझे ना दर्द होता है, यहाँ चुभता है। तो नीहसन कहता है, तो टाके लगवा ले, चुभता है तो कील निकलवा लेना, इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है। बोल तो तुम्हें एक्सरे मशीन लेके आऊं क्या। जंगजिंग आंख दिखाते हुए कहता है, चुप हो जाओ मेरे बाप, मैं इसे समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। और वो लोग इशारे इशारे में बात कर रहे थे। तो पेंचिंग कहती है, मुझे ना भूख लगी है, हम लोग कुछ खाने चले। तो जंगजिंग कहता है, यस बेबी, यस यस, लेट्स गो लेट्स गो। तो विंग कहता है, हाँ ये हमेशा बेबी बाबू ही करता रहेगा, और इन सब में हम लोग घुस जाते हैं यार। हाँ, इतना बोलकर वो लोग रेस्टोरेंट में आके बैठे हुए थे। सभी लोगों ने खाने का ऑर्डर दे दिया हुआ था। तो वैनिंग उसे कहता है, तुम तुम आने वक्त किसी से टकराए थे ना, मैंने देखा था, वो कौन था। तो रिंग कहता है, अरे छोड़ो भी, कोई नहीं था, वो 50 साल का अंकल, मैं उससे टकरा गया था, और वो मुझे बूसियान बूसियान बुला रहा था। तो कहता, बूसियान। कहता, हाँ बूसियान बूसियान चिल्ला रहा था। तो वेंचिंग कहती है, बूसियान। कहता, अरे यार तुम लोग बूसियान बूसियान क्यों कर रहे हो। तो कहता, अरे यार तुम्हें पता है बूसियान कौन था। कहता, नहीं यार नहीं पता मुझे। कहता, अरे यार ग्रेट आर्किटेक्ट, तुम लोग भूल गए हो, जो वो ऑयल पेंटिंग्स बनाया करता था, और जिसकी पेंटिंग्स देखने के लिए हम लोग जाया करते थे, और मैं तुम्हें भी एक बार लेके गई थी, वो ब्लैक वाला पेंटिंग तुमने देख कर कहा था, इस पेंटिंग में कुछ दिख क्यों नहीं रहा है। फिर हमने उस पेंटिंग के अंदर फोन टॉर्च ऑन किया था, तो उस पे 2 कपल्स लवी डबी करते हुए देखा था तुमने। कहता, अच्छा हाँ 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 याद आया मुझे ब्रो। हाँ तो क्या। तो कहता, हाँ ये बोसियन वही है। कहता, ओ अच्छा, तो शायद उसकी शक्ल मुझसे मिलती होगी। तो विंची कहता, नहीं। कहता, तो क्या मैं उसके जैसा दिखता हूँ। तो वेनिंग कहता है, नहीं यार। कहता, क्या। कहता, फिर वेनिंग और वेंचिंग दोनों साथ में कहते हैं, वो मर गया है। वेनिंग कहता, व्हाट। तो वेंचिंग कहती है, हाँ वो मर गया है। अब उस वो कैसे मरा क्यों मरा किसी को पता तो नहीं है, लेकिन हाँ खबर छपी थी कि वो मर गया है, और तुम्हारी शक्ल थोड़ी बहुत तो उससे मिलती है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने में से ज्यादा लोगों ने किसी उसे देखा नहीं है, बट एक बार उसकी पिक्चर छपी थी मैगजीन में, और फिर तुरंत ही उस पूरे मैगजीन को हटवा भी दिया गया था, इसलिए किसी को पता नहीं है। तो विंग कहता, वो फिर उसने मुझे मूसियन क्यों बोला, क्या मैं उसकी तरह सच में दिखता हूँ। खैर छोड़ो भी, क्या फर्क पड़ता है। इतना बोलता हुआ ही था कि सारा जो खाना वाना था वो सब कुछ आ गया था। फिर सभी लोग वो खा रहे होते हैं। अभी तो विंग ने बोल दिया था, छोड़ो भी, क्या फर्क पड़ता है, पर उसके दिमाग में अभी भी ना क्लिक कर रहा था, बोसियान। आखिर हो कौन तुम, जो उसने मुझे ऐसे देखकर रिएक्ट किया और 2-3 बार मुझे पुकारा भी। और विंग के कानों में ना लान वंगजी की वॉइस जा रही थी, लेकिन विंग अवॉइड करता हुआ सामने जा रहा था। अब वही दूसरी तरफ रात को जो मिंग था ना, वो जल्दी से लैन सिचर को कॉल करके बोल देता है, बॉस ने बोला है घर चल आने के लिए, वो भी लैन वांगजी से पहले, वरना दूसरे बॉस के आने से पहले पहले बॉस हमारा खात्मा कर देंगे, चलो भी। तो लैन सिचर भी एकदम मोकिंग टोन में कहता है, जो हुकुम मेरे आका। और इतना बोलकर वो दोनों अपने अपने ऑफिस से निकलते हैं। घर आ चुके थे। हॉल में अंकल ने सब कुछ अरेंज करवा लिया हुआ था। आई मीन कि खाना वाना जो होता है वो घर का सारा काम अंकल ही देखते थे। और हमारे जो लैंड यूएन था उसको भी अंकल ने पढ़ा उढ़ा के बराबर कर रखा हुआ था। और वो अभी हमारा जो लैंड यूएन था हेलीकॉप्टर के साथ फुर्र फुर्र खेल रहा होता है। तो मेंग्या और लैंसीचन दोनों आते हैं, बेग पटकते हुए सीधे बैठते हुए कहते हैं, अंकल अंकल आपने क्यों बोला था जल्दी आने के लिए, बताइए तो, आई एम क्यूरियस। तो अंकल कुछ पिक्चर्स को रखते हैं जो कि उन्होंने इंटरनेट से निकलवाए हुए थे, और उसे रखते हुए कहता है, ये कैसा लग रहा है। लैंसीचन और जो मेंग्या था वो देखते हुए कहता है, अंकल आप मजाक कर रहे हैं, आप वूसान की पिक्चर दिखाकर क्यों बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कैसा लग रहा है। तो युवान हमारा बीच में कूदते हुए कहता है, नहीं ना भले डैडा, आपको पता है ये ना वो वाले अंकल थे, और ये तो गगा लगते हैं, पता है इनके साथ ना 2 गगा और थे, और वो ना मम्मा के जैसी दिखती हैं, इसीलिए दादो ने ये निकलवाया है। तो मेंग्या और लैंसीचन दोनों सौ कर कहते हैं, हाँ। तो लैन किरण कहते हैं, ये वो बुसियान नहीं है आप, ये तो कोई और ही है, इसका नाम विंग है, जांग विंग। ये 2 भाई हैं, जांग छिंग और जांग विंग, और दोनों जुड़वा है। जांग छिंग और ये दोनों के जन्म में बस 10 मिनट का अंतर है। और तुम्हें पता है सबसे अच्छी बात, जिस दिन बुसियान का डेट ऑफ बर्थ आता है उसी दिन इसकी भी डेट ऑफ बर्थ आती है। हाँ बस ये उससे छोटा है।
इतना बोलना हुआ ही था तो मीगा और लैंसीजन दोनों कहते हैं, और आप क्या चाहते हैं अंकल? तो अंकल कहते हैं, वही जो तुम लोग सोच रहे हो। तो मीगा फोटो पटकते हुए कहता है, आपको लगता है कि वांगजी सबके लिए मानेगा? तो अंकल कहते हैं, जिस तरह से वांगजी की हालत है तुम सबको पता है और मुझे भी, कि बिना दवाई और सुई के वो रह नहीं पा रहा है। उसे हमेशा पैनिक अटैक आते हैं और वो ठीक से सर्वाइव भी नहीं कर पाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, तो क्यों ना हम इसे लाल वांगजी के ट्रीटमेंट के लिए हायर करें, तो कैसा रहेगा? तो मीगा और लैंसीजन दोबारा से कहते हैं, हाँ तो डॉक्टर की पढ़ाई? कहता, हाँ मैंने पता किया है, वो डॉक्टर की पढ़ाई ही कर रहा है अभी, और ये उसका फाइनल ईयर है, तो वो हम उसे लालवांग जी के ट्रीटमेंट के लिए रख सकते हैं ना? मीगा कहता है, इम्पॉसिबल। क्या वो मानेगा? कहता, हाँ क्यों नहीं मानेगा, एक बार हम लोग बात करके देखते हैं, हम उनकी फैमिली को भी कुछ ऑफर कर सकते हैं ना, आफ्टर ऑल ये हमारे बेटे का सवाल है। और यो इवान की तरफ देखते हुए कहता है, तो इवान कैसा रहे कि हम इसे तुम्हारी मम्मा बना दे? तो इवान कहता है, ये मेरी न्यू मम्मा, मेरी न्यू मम्मा। पर ये मम्मा बनने के लिए तैयार होंगे? तो मीगा इवान को गोद में लेते हुए कहता है, पहले ये बताओ, क्या तुम इसे सच में दिल से मम्मा एक्सेप्ट करोगे? क्योंकि बोलने में और एक्शन लेने में बहुत फर्क होता है बाबा। तो हमारा लैन इवान पॉटी लिप्स लिए हुए कहता है, बड़ी मम्मा आपको पता है मैं मम्मा से बहुत 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 प्यार करता हूँ। मम्मा को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता ना, पर मुझे भी मम्मा चाहिए, ताकि मैं सबको बताऊं कि मेरे पास मम्मा और डैडा दोनों हैं। सभी बच्चे मेरा मजाक बनाते हैं, मुझे चिढ़ाते हैं, और मेरा बस एक ही फ्रेंड है और कोई भी नहीं है। मुझे भी सबको बताना है, दिखाना है। तो मींगा सैंटी हो गया था और कहता, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं, अंकल डन, हम इस पे काम करेंगे। लैंसीजन कहता है, अंकल सच में ना ये वॉक करेगा? तो अंकल कहते हैं, देखते जाओ, वॉक तो जरूर करेगा। मेवा कहता है, ओके बॉस, मान गया आपको। फिर वो दोनों हाई फाई करते हैं और लैंसीजन, हाँ, इन दोनों का क्या ही होगा। फिर मीगा और लैंसीजन ऊपर आते हैं। मीगा कहता है, सच कहो तो मैं भी चाहता हूँ कि लैन वांग जी की लाइफ में कोई तो आए और कुछ तो अच्छा हो। तो लैन सीजन की बात सुनने के बाद, सॉरी मीगा की बात सुनने के बाद सीजन कहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेबी ब्रो हैप्पी रहे, खुश रहे, और उसे जो पैनिक अटैक आते हैं वो सब ना आए, बट क्या होगा मुझे भी नहीं पता। इतना बोलना हुआ ही था और वो लोग अपने अपने मतलब काम में, जैसे कि ऑफिस से आए थे तो अपने बैकपैक को अपनी जगह पे रखना, सावर लेना, सूज वगैरह को करेक्ट करना, तो ये सब करने लगे थे। चलिए अब हम चलते हैं लान वांग जी की तरफ। लान वांग जी को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करना था, इसलिए वो अपने सेक्रेटरी जे फेंग को कहता है कि मुझे लास्ट डिटेल दो, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो जे फेंग उसके पास आते हुए कहता है, बॉस हमारा लास्ट मीटिंग तो पार्क एवेन्यू में है, हमें वहां जाना होगा। कहता, क्या अब हमें इतनी रात को रेस्टोरेंट जाना होगा सच में? कहता, सर प्लीज, वरना वो बुरा मान जाएंगे, ऐसे भी उनकी 2 घंटे बाद फ्लाइट है तो हमें जल्दी करना होगा। वांग जी जो काम कर रहा था उसे छोड़ देता है और बोलता है, मैं आके देख लूंगा। हालांकि वांग जी को आज बहुत ही ज्यादा थकान और अजीब सी बेचैनी फील हो रही थी जब से उसने विंग को देखा था। फिर वो अनमने मन से उठता है, अपनी जो उसने मफलर लपेटा हुआ था गले में उसको ठीक करता है, फिर से वो ओवरकोट पहनता है, अपना मोबाइल गॉगल्स को सही करते हुए वहां से जाने लगता है। जिफिंग भी जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स वाला फाइल था वो उठाता है और उस कैबिन से बाहर आ जाता है। 25 मिनट की ड्राइव करने के बाद वो लोग पार्क एवेन्यू के सामने थे। वांग जी अंदर आता है, मीटिंग अटेंड करता है उस क्लाइंट के साथ में, और वो जो क्लाइंट था वो फॉरेनर था। अटेंड करने के टाइम ही उन लोगों ने खाना खाया हुआ था, अब जो कि लान वांग जी को रेड वाइन से एलर्जी थी, बट फिर भी उस क्लाइंट को रेड वाइन पसंद थी, जिस वजह से उन लोगों ने रेड वाइन ऑर्डर किया हुआ था। और ना चाहते हुए भी लान वांग जी बस दोस्ती भी वो रेड वाइन पी लेता है उसका बात रखने के लिए। वो जो इन्वेस्टर था वो लान वांग जी के साथ मीटिंग करने के बाद चला गया था। लान वांग जी को पता था कि जैसे ही वो रेड वाइन अपने अंदर उतारेगा उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा ही। उसे बहुत ज्यादा गर्मी जैसा फील हो रहा था, इसलिए वो जिफेंग को कहता है, जिफेंग यहाँ से जाओ और कार को जल्दी मेन एंट्रेंस पे लेके आओ। जिफिंग भी हड़बड़ाता हुआ वो फाइल लेता है और वहां से चला जाता है कार को मेन एंट्रेंस तक लाने के लिए। वहीं लान वांग जी लड़खड़ाते हुए
उस रूम से बाहर निकलता है और कॉरिडोर से होते हुए बाहर की तरफ चलने लगता है। उसी समय नी हिसांग और विंग आया हुआ था और विंग दोनों ऐसे ही मतलब खाना खाने भी आए हुए थे और उन्हें भी एक क्लाइंट से मीटिंग करना था। अब यहाँ पे नी हिसांग और जियांग चेंग और विंग तीनों एक ही कंपनी में आई मीन कि जियांग्स ग्रुप में काम करते हैं और सभी अपने अपने पोस्ट पे हैं और विंग भी अपने ही डैड के कंपनी में काम करता है और नी हिसांग जो कि उसके गगा इन्वेस्टर हैं, तो नी हिसांग भी इन्हीं लोग के साथ काम करता है, मतलब वो अपनी कंपनी से काम करता है और ये लोग अपनी कंपनी से काम करते हैं। तो विंग और नी हिसांग जो कि एक एडवोकेट भी था विंग का मतलब जियांग्स कॉरपोरेशन का, जितने भी काम होते थे तो वो सभी काम जो नी हिसांग के बड़े भाई नी मिंजू जो एडवोकेट के तौर पे जो फाइनेंस का काम होता है ना वो देखते थे और नी हिसांग भी वही था। तो वो दोनों इन लोग के साथ रहते थे, इसीलिए नी हिसांग विंग के साथ आया था क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए, क्योंकि जियांग चिंग जो था वो ऑफिस के काम से बिजी था और आज उसकी गर्लफ्रेंड ने रो रो के बुरा हाल कर दिया था। हालांकि जियांग चेंग को आना चाहिए था नी हिसांग के साथ मीटिंग करने के लिए और उस क्लाइंट से मिलने के लिए, और विंग जो कि डॉक्टरी की फाइनल ईयर का एग्जाम का तैयारी कर रहा होता है, लेकिन जियांग चेंग ने बहुत इंसिस्ट किया था कि मेरे भाई तू तो हर चीज रट लेता है ना, तो इस बात को तू याद कर ले और तुझे जाके बस उससे मिलना है, वो जो भी बोले वो डिटेल्स आके मुझे देना है, बात का फाइनल मैं खुद कर लूंगा। इस वजह से ना चाहते हुए भी विंग को नी हिसांग के साथ आना पड़ा था, तो वो बहुत ज्यादा नर्वस था और अपने हाथों को स्मैच कर रहा था। तो नी हिसांग कहता है ब्रो पहले भी तुमने बहुत बार किया है, अभी भी कर लोगे। तो विंग कहता है अरे यार मुझे ना बिजनेस नहीं करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, लोगों की ट्रीटमेंट करने हैं, तुम समझते क्यों नहीं हो। हाँ ये जियांगचिंग ना हर बार मुझे फंसा देता है, अपनी जगह मुझे भेज देता है और डैड डैड फिर मुझे बाद में क्लास लगाते हैं। तो नी हिसांग कहता है और तुम जितनी बार भी आए हो डील क्रैक करके ही गए हो है ना। तो कहता है हाँ माय फुट, इतना बोलकर वो लोग अंदर एंड कर रहे होते हैं। वही वो जब आ रहे होते हैं तो लान वांगजी जो कि उसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा होता है वो अपने बार बार ना मफलर को थोड़ा ढीला कर रहा होता है, क्योंकि उसे बहुत इचिंग जैसा प्रॉब्लम हो रहा था, गले में रैसेस भी हो चुके थे। वो आते ही सीधे विंग से टकरा जाता है और वापस से विंग को लेकर गिर जाता है और अभी विंग और वांगजी दोनों की अचानक से लिप टू लिप किस हो चुकी थी। नील संग आंखें फाड़े उन लोगों को देख रहा होता है। विंग तो अपनी आंखें खोले स्टॉकिंग स्टेज में चला गया था और वो वांगजी को देख रहा था और अपने मन में स्क्रीमिंग करते हुए कहता है ये इंसान वापस से मुझे दिख गया, ये 50 साल का बुढ़ा बुढ़ा घूसट अंकल कहीं के मुझे किस किया। हाँ, और इतना बोलकर वो धड़बड़ाते हुए उठ जाता, चुप 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 कर रहा होता है और अपने लिप्स को हाथों से साफ करते हुए कहता ओए अंकल दिखता नहीं है क्या। हाँ आंखों पे चश्मा लगाने के साथ साथ सच में लगता है तुम्हारी नजर ना खराब हो गई है, तुम्हें आते हुए लोग दिखते नहीं है क्या। वांगजी धीरे से कहता है हेल्प 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 हेल्प। तब जाकर विंग थोड़ा सा नॉर्मल हुआ था और वो नॉर्मल टोन में वापस से कहता है कैसी हेल्प चाहिए आपको सर। वांगजी कहता है मैंने रेड रेड वाइन पी है, मुझे एलर्जी है। अब इनको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे। वो कहता हाँ हाँ ठीक है ठीक है। फिर वो अपने पॉकेट से कुछ इक्विपमेंट्स निकालता और एक सुई भी निकालता। उसके बाद वो जल्दी जल्दी से उसके मफलर को खोल देता है, फिर लान वांगजी के शर्ट्स को ना खोल करके और 2 सुई घुसाता है, फिर एक ब्लेड निकालता है। ब्लेड निकालने के बाद हार्ट के पास ना छोटा सा छेद करता है ब्लेड की मदद से, जिससे ब्लड बाहर आए। उसके बाद वो जल्दी जल्दी से उसमें से जो ब्लड आ रहा था उसको क्लीन कर रहा था। क्लीन करने के बाद उस सुई को निकालता है तो वांगजी को ना वॉमिट जैसा फील हो रहा था। वो फटाक से उठ के ना जो रहते हैं ऐसे कॉरिडोर टाइप का बना रहता है, तो हर सेक्शन में एक रूम रहता है ना, तो वो एक रूम को खोल करके मतलब वो वीआईपी रूम्स रहते हैं जिसमें लोग बैठ के खाना खाते हैं, तो एक सेक्शन वाले रूम को खोल कर फटाक से वो उसमें चला जाता है और जितना भी खाया पिया था ना सारा निकाल देता है। अब जाकर के उसे अच्छा और रिलीफ फील हो रहा था। विंग भी उसके पीछे दौड़ता हुआ आया था और लान वांगजी के बैग को वो सोप कर रहा होता है। वांगजी पूरी तरीके से निकाल देने के बाद अपने मुंह पे बहुत सारा पानी स्प्लैश करता है और अभी भी जो क्या बोलते हैं उसको आइसलैंड था उसको ग्रैब किए हुए था। थोड़ा देर के बाद उसको ना ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पैर ना काम नहीं कर रहे हैं और बॉडी भी काम नहीं कर रहे हैं। उसको लग रहा था कि जैसे कि वो अनबैलेंस हो रहा है और धड़ाम से वो गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। तो वो वापस से धीरे से कहता है मुझे कुछ कुछ हो रहा है। विंग कहता है हाँ मैंने अभी एक्यूपंक्चर किया ना तो सभी चीजें तो निकल गए, पर तुम्हें वीकनेस फील होगा क्योंकि इस पे दवाई लगी हुई थी।
और इतना बोलने के साथ ही जो वांगजी था ना वो गिरने को होता है, तो विंग उसको बैक से पकड़ता है और उसको खड़ा करने की कोशिश करता है। वांगजी ऐसे नहीं हो रहा था, तो विंग उसको फिर सामने से उसको कैरी करता है और उसको ला करके आराम से उसी कैबिन में एक जो सोफा रहता है ना वहां पे उसको लिटा देता है। नील संग भी इन सभी प्रोसीजर को देख रहा होता है, तो नील संग कहता है ब्रो ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तो विंग कहता है ये वही अंकल है जो हमें सुबह में मिले थे नीए। तो कहता है "हाँ, क्या इत्तेफाक है, एक दिन में 2-2 बार मिल गया ये अंकल तुम्हें"। तो विंग कहता है सट आप और जाओ जल्दी से और ठंडा पानी लेकर के आओ, ठीक है ना? विंग कहता लाता हूँ, और इतना बोल करके वो उसको घूरता है और एक नजर देखते हुए वहां से चला जाता है। अब विंग उसके कपड़ों को हटाता है थोड़ा सा और कहता है अभी आपको कैसा लग रहा है सर? रामजी कहता है जी गर्मी गर्मी जैसा लग रहा है, मुझे अजीब अजीब लग रहा है। तो कहता है इट्स ओके सर, ऐसा होता है, अगर हमें एलर्जी होती है तो ऐसे रिएक्ट करता है बॉडी। इतना बोल करके वो उसको ना अपने वो जो गले में जो मफलर बांधा हुआ था ना उससे उसको ऐसे क्लीन कर रहा होता, पसीनों को पोंछ रहा होता है। हालांकि ना ठंडा का मौसम था ना ही गर्मी का मौसम था, लेकिन वांगजी को पसीने बहुत ज्यादा तेज चल रहे होते हैं। विंग कहता है सर आई थिंक आपको ना हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाना चाहिए। विंग इतना बोला हुआ ही था कि वांगजी को वापस पैनिक अटैक आना शुरू हो गया था। उसके हाथ पैर अकड़ रहे थे और उसकी बॉडी भी अकड़ रही थी, और विंग जब देख रहा था कि वांगजी का मुंह भी थोड़ा थोड़ा टक्कर के टेढ़ा हो रहा था और वांगजी ओनली फॉर बोल रहा था मोती हाँ मुझसे ऐसे करके वो बोल रहा था। विंग एकदम डर गया था, कहता सर 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 आपको ये क्या क्या हो रहा है सर सर सर। और इतना बोला हुआ था तो वो देखता है कि उसकी पूरी बॉडी कर रही है, कहता माय गॉड इन्हें अटैक आ रहा है। जल्दी जल्दी से विंग अपनी जो पाउच रखता था ना उसमें से वो एक और ब्लड निकालता है, सुई निकालता है बहुत सारा। उसके बाद जल्दी जल्दी से उसके पैरों पे डालता है, दोनों घुटनों पे डालता है, उसके दोनों हाथों पे डालता है, चेस्ट में डालता है, उसके बाद उसकी आंखों के पास डालता है और उसे प्रेशर देना शुरू करता है। उससे भी काम नहीं बन रहा था, तो विंग कहता अब फाइनली मुझे इनके पैरों के साथ ही कुछ करना पड़ेगा। इतना बोल करके जो उसमें कुछ कैप्सूल्स भी विंग रखता था तो उसमें से एक कैप्सूल निकालता है, उसको बीच में से चीरा मार करके उसमें से पाउडर निकालता है। उसको जो पाउडर था ना उसके वांगजी के पैरों पे लगाना शुरू करता है और उसको रगड़ना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वो कैप्सूल रगड़ रहा था ना तो वो जो दाने वाले कैप्सूल थे ना बीच छोटे छोटे थे, छोटे छोटे एकदम, तो वो उस पे रगड़ रहा था तो उसके पैर में ना ब्लड सर्कुलेशन का काम कर रहा था वो। और धीरे धीरे करके 10 मिनट तक करने के बाद वांगजी का बॉडी थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हुआ था। अभी भी वो वैसी ही हालत में था। जब नीहिसंग पानी लेकर आता है तो देखता है ब्रो ये क्या हो रहा है। विंग एकदम गुस्सा होते कहता है नीहिसंग इतना टाइम कैसे लग गया तुम्हें? हाँ जल्दी से कॉल करो एम्बुलेंस को, हमें इन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। मैं बस इन्हें बेसिक ट्रीटमेंट ही दे पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। नीहिसंग जल्दी जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल कर देता है और देखते देखते 10 मिनट में एम्बुलेंस आ भी जाती है। नीहिसंग और विंग दोनों जैसे तैसे करके वांगजी को तानते हुए एम्बुलेंस तक लाते हैं, मतलब बाहर तक लाते हैं। फिर वो लोग सभी स्ट्रेचर पे डाल के वांगजी को अंदर डालते हैं। विंग जो कि मीटिंग करने आया हुआ था तो वो नीहिसंग को बोल देता है कि सारी चीजें तुम हैंडल कर लो, मैं जा रहा हूँ इनके साथ। नीहिसंग भी जो अभी हालात थे उस हालात को समझ रहा था और वो विंग उसके साथ चल देता है। विंग उसके साथ आता है और जब देखता है कि वांगजी अभी भी ऐसे ही अकड़ा जा रहा है तो वो उसके हाथों को रगड़ रहा था, उसके लिप्स को रगड़ रहा था, उसके मुंह से जो काउच आ रहे थे उसको वो क्लीन कर रहा था। हॉस्पिटल शिफ्ट करने के बाद डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं और कहते हैं आपने सही समय पे इन्हें लेके आया, वरना ये जान से भी जा सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने दवाई का बहुत ज्यादा ही ओवरडोज लिया है। ये कहता है दवाई? कौन सा दवाई, मैं देख सकता हूँ। डॉक्टर तो पहले इसको घूर के देखता है, वो कहता है हेलो मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। फिर वो अपना आईडी कार्ड दिखाता है और कहता है ओ ठीक है तो आप हमें ज्वाइन कीजिए। फिर विंग भी पूरी टीम के साथ ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद वो सभी प्रोसीजर करने में लग चुके थे। वांगजी का ट्रीटमेंट किया जा रहा था और उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ही दवाई मिल रहे थे। जब विंग ये देखता है तो उसको गुस्से का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ था और कहता है व्हाट द हेल, ये पुट्ठा घूसट अंकल अपने आप को मारना चाहता है क्या? इसे पता नहीं है कि ये क्या कर रहा है। हाँ इसे समझ नहीं आता कि ऐसी चीजें ऐसे हालत में दवाई नहीं लेनी चाहिए जब हम मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हो। इसे तो अपनी जान की परवाह ही नहीं है। इसके बॉडी में इतने सारे क्लॉट्स बन चुके हैं कि ये तो सीधे हार्ट पे अटैक कर रहे हैं। और जो ट्रॉमा हुआ था विंग को वूसियान के डेथ के बाद वांगजी के साथ, जिस वजह से मिंगा उसे हाई पोटेंशियल की दवाई देता था ताकि उसके ऊपर ना वो ट्रॉमा का असर कम हो, लेकिन वांगजी क्या करता था कि उसे बर्दाश्त ही नहीं होता था। हर रात
वो विंग को याद करके रोता रहता था और उसे बेचैनी होती थी, इंसोमिया हो गया था, उसे नींद भी नहीं आती थी। इसी वजह से वो दवाई की डोज को ना बढ़ा दिया हुआ था, मतलब एक की जगह पे 2-3 लेता था वो। इसी वजह से ये सब कुछ वांगजी के साथ अभी हो रहा था। मिंगाओ ने कितनी बार उसे मना भी किया था कि ऐसे नहीं करे, और उसके चक्कर में उसने सुई भी दिया था उसे कि ये दवाई ना ले। पर वांगजी का जो था कि वो माइंड हमेशा वुसियान पे जाके ही टिक जाता था, और वो जब बहुत ज्यादा दुखी होता था तो उसे अटैक आने शुरू हो जाते थे। इसी वजह से वो फिर से दवाई ले लेता था। एक दिन में जहाँ एक ही बार लेना था वहाँ कभी कभी वो 2 बार 3 बार भी ले लेता था। इसी वजह से विंग को बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आ रहा था उस सबको देखते हुए। फिर वो लोग सभी चीजों को करते हैं और वांगजी को दवाई दे करके उसे नॉर्मली वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर उसके फोन लेता है और उसके फोन से मिंगाओ को कॉल लगाता है, क्योंकि ऊपर में जो नंबर था वो नंबर्स पे कॉल लगाता है और वो देखता, मतलब जैसे बहुत सारे नंबर्स रहते हैं तो नीचे लिखा हुआ था गगा, और वो मिंगियाओ का नंबर था। तो विंग कॉल करते हुए कहता, एक्सक्यूज मी, आप इसके गगा बोल रहे हैं? तो मिंगियाओ कॉल पिक करते हुए, और वो लोग ना नीचे आ रहे होते हैं। बहुत टाइम हो गया था और वांगजी अभी तक आया नहीं था, और उसने मैसेज कर दिया था कि वो घर आने में लेट हो जाएगा उसे, इसीलिए वो लोग खाना खाने आ रहे होते हैं। वो लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे तो मिंगियाओ एकदम घबराते हुए कहता, आप कौन बोल रहे हैं और आपके पास वांगजी का फोन कैसे आया? तो विंग कहता है, हाँ, आपके ये भाई जो भी है ये हॉस्पिटल में शिफ्ट है, इन्हें पैनिक अटैक आया है, तो आप लोग उनसे मिलने आ सकते हैं। फिर वो हॉस्पिटल का एड्रेस दे देता है। मिंगाओ जब ये सुनता है तो अंकल लैनिवान, आई मीन कीवान, लैन से चैन सब खड़े हो गए थे और सब एकदम पैनिक होते हुए वहां से रस करते हुए भागते हैं हॉस्पिटल की तरफ। जब वो लोग हॉस्पिटल आते हैं तो विंग ना उस कॉरिडोर में ना ऐसे चक्कर काट रहा होता है कि ये लोग आए तो मैं इन लोग की वाट लगाओ। तो वो लोग जब सब आ जाते हैं और आते ही देखते हैं कि वहां पे विंग चक्कर काट रहा है, आते ही उसे पूछता है मिंगाओ कि अब वांगजी कैसा है। सबसे पहले तो वांगजी जो विंग था वो मिंगाओ को धक्का देते हुए कहता, आप सब पागल हैं, या फिर आप उनसे प्यार नहीं करते हैं, या फिर आप सबको मन भर गया उससे इसलिए आप लोग उसे मारना चाहते हैं। विंग जो कि बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो रहा था, तो लैंसिचन कहते हैं, क्या बोल रहे हो लड़के? विंग कहता, ओह अच्छा, सही है, बचाने वाले लोगों के साथ तो यही होना चाहिए ना। आपको पता है आपका भाई, उससे पैनिक अटैक आया था, और अगर मैं नहीं होता तो आप अपने भाई से मिल भी नहीं पाते आखिरी बार। तो अंकल कहते हैं, ये क्या बकवास कर रहे हो? फिर विंग कहता है, क्यों मैं बकवास कर रहा हूँ? क्या आप लोग को पता नहीं है कि आपका बेटा एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है, और वो जो दवाई ले रहा है वो उसके हार्ट के लिए कितना ज्यादा मुश्किल है और नुकसानदायक है। और आज तो उसने हद ही कर दी है, आज उसने 3-3 टैबलेट लिए हैं। ऐसी क्या विपत्ति आन पड़ी है कि वो 3 टैबलेट एक साथ ले रहा है? तो इतना सुना हुआ था कि मेगा कहता, क्या क्या कहा तुमने? 3 3 टैबलेट? फिर वो लाइन सिचन की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं सिचन, मैंने तो बस उसे एक दिन में एक ही लेने के लिए कहा था, मैंने उसे मना भी किया था ना ले, और आज मैंने दूसरा दवाई चेंज करके दिया है। तो विंग कहता, ओ अच्छा, तो वो आप ही हैं जो उन्हें दवाई दे रहे हैं, मरने की दवाई? तो विंग की बात सुनकर लैन सिजन कहते, ये क्या बकवास कर रहे हो, हम सब फैमिली हैं। तो विंग कहता, फैमिली होते तो उसे मारने के फिराक में नहीं होते। ऐसा लगता है कि जैसे तुम लोग ना उसे मार करके उसके सारे प्रॉपर्टी को हथिया लेना चाहते हो। तो विंग ये जब बोल रहा था तो लैन युवान ना सब कुछ सुन रहा था। तो युवान रोते हुए कहता है, क्या मेरे डाडा मर जाएंगे? क्या मैं अपने डाडा से नहीं मिलूंगा? क्या मेरे डाडा सच में मुझे छोड़ के चले जाएंगे? मैं मैं अपने डाडा के बिना नहीं रह सकता। गंगा, गंगा, आप मेरे डाडा को बचा लो ना। अब जो बोलोगे मैं वही करूंगा। प्लीज, प्लीज मेरे डाडा को बचा लो, मेरे डाडा को बचा लो। युवान की बात जब सुनता है तो विंग शॉक और कहता, वो तुम्हारा डैड है? तो जो हमारा युवान था वो हाँ में सर हिला देता है। फिर विंग कहता, आई एम सॉरी, वो अंदर है। और मैं कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गया। इतना बोलकर वो टेबल पे जाकर बैठ जाता है। सभी लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वांगजी के मुंह में ना ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, कुछ ड्रिप्स भी लगी हुई हैं, और वो बेड पे ऐसे निढाल होकर पड़ा हुआ है। अंकल और सीचैन और मीगा सभी उसे देखते हैं, थोड़ी देर वहां रहते हैं। वो दोनों अभी अंदर ही थे। अंकल बाहर आते हैं और विंग जहाँ बैठा हुआ था उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, क्या तुम उसे यहाँ लेके आए? तो विंग कहता है, जी जी सर, मैं उन्हें यहाँ लेके आया, और आई एम सॉरी कि मैंने आप सब पे गुस्सा किया। पर क्या आप लोग को पता नहीं था उनकी इस कंडीशन के बारे में? उसके अंकल कहते हैं, जब से उसकी वाइफ उसे छोड़कर गई है तब से वो
बस बावड़ा हो गया है। ना उसे अपनी पड़ी है, ना ही बच्चों की, ना ही घर की, ना ही फैमिली की। बस एक बेजान लाश की तरह काम करता है और जीता जा रहा है। कुछ भी नहीं है उसके पास। क्या कहूँ मैं। विंग चुपचाप से उसकी सारी बातों को सुन रहा था। तो विंग कहता है, उनकी वाइफ को क्या हुआ था? तो कहता है, ये लंबी स्टोरी है, पर उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे बेटे के केयर टेकर बनोगे? विंग कहता, व्हाट सर, आप ये क्या कह रहे हैं? अंकल किरण कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो और तुम्हें कहीं ना कहीं जॉब करनी ही है। मेरे यहाँ तुम मेरे बेटे की केयर करो, तुम्हें ट्रिपल रकम दिया जाएगा। विंग कहता, बात पैसों की नहीं है, पर मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है और मैं कैसे इलाज करूँ उनका? कहता, जैसे आज किया वैसे ही करो। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी देखभाल करो, प्लीज। और इतना बोलने के साथ ही अंकल किरण विंग के हाथ को पकड़कर नीचे घुटनों पर बैठ जाते हैं और बैक करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, भीख मांगता हूँ, झोली फैलाता हूँ, मेरे बेटे को बचा लो। 5 साल 5 साल हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी अतीत की यादों में खोया हुआ है और अपनी जिंदगी बिता रहा है। वो उस अतीत की यादों से बाहर नहीं आना चाहता है। वो अभी भी वहीं पे बंधा हुआ है। मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने परिवार को किसी को भी खो दूं, प्लीज प्लीज। विंग जो कि असमंजस में था, वो कहता है, मुझे अपने फैमिली वालों से बात करनी होगी। तो लैन किरण कहते हैं, मैं बात करूंगा तुम्हारी फैमिली वालों से, पर तुम मना नहीं करोगे। विंग अभी फिलहाल के लिए मान गया था और कहता है, शायद से मेरी फैमिली वाले मना कर दे तो मुझे ये करना ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद रात भर विंग वहां रुकता है। सुबह सुबह वो अपने घर के लिए आ जाता है। आते हैं जियांगचेंग उसको ऐसे ना खूनी मारते हुए, जान मतलब हर्ट करने के इरादे से नहीं, उसे ऐसे परेशान करने के लिए। कहाँ था रात भर तू? हाँ, मैंने तुझे मीटिंग के लिए भेजा था और तू उसे अकेले छोड़ करके भाग आया। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था तो तू किसके साथ मुंह काला करा रहा था? विंग जियांगचेंग के गले लग जाता और कहता, ब्रो, वो अंकल मर जाता कल अगर मैं उसके साथ नहीं होता तो। उसको इतना सैंटी होता हुआ देख करके जियांगचेंग उसके बैग को सोप करते हुए कहता है, कि तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? हाँ, कौन मर गया? इसको क्या हो गया? विंग कहता है, वो अंकल जो सुबह में मिला था ना कल, उस अंकल को पैनिक अटैक आ रहे थे, उसकी पूरी बॉडी अकड़ रही थी और वो डेड एंड होने वाला था। जियांगचेंग, अगर मैं ना होता तो वो मर जाता ना। उसकी बात सुनकर जियांगचेंग कहता है, अगर तू नहीं होता तब ना, तू था ना, इसलिए तो वो बच गया ना, वो ठीक है ना अब? विंग कहता है, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही बुरा, पता नहीं क्यों मेरे दिल में दर्द हो रहा है जियांगचेंग, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। और इन दोनों की बातें ना उसकी मॉम एंड डैड दोनों सुन रहे थे। तो जियांगयू आती हुई कहती है, क्या बात है बाबा, क्या दर्द हो रहा है, क्या कुछ हुआ है तुम्हें? विंग अपनी मॉम के गले लग जाता है, कहता है, मॉम, पता नहीं क्यों, पर उस अंकल को जब भी मैं देखता हूँ, एक अलग तरह का अटैचमेंट मुझे फील होता है। उसका दर्द जैसे मुझे अपना सा लगता है। ऐसे लगता है जैसे कि मैं उसके सारे दर्द को अपने ऊपर ले लूं और उसे और इतना बोलकर वो रुक जाता है। जियांग यू कहती है, उसके जीवन में खुशियां भर दो, यही ना? विंग कहता है, मुझे नहीं पता मॉम। जियांग यू कहती है, तो मेरे बेटे को प्यार हो गया है। विंग कहता, मॉम, क्या आप भी कुछ भी मतलब। और इतना बोलकर विंग फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जियांग यू, जियांग चेइंग, जियांग फेमिया तीनों जाते हुए विंग को देख रहे होते हैं और तीनों एक साथ ही बोलते हैं, लगता है उस अंकल का पता लगाना ही पड़ेगा। तो जियांग चेइंग कहता, पता क्या लगाना है? मैंने देखा है, अभी मैं बताता हूँ, इतना बोल करके। और वो अपना फोन निकालता है, कहता है, यही तो है वो। तो कहता है, हाँ। उसके डैड कहते हैं, उसकी मॉम भी। तो कहता है, जियांग चेइंग, आप लोग ऐसे शौक क्यों कर रहे हैं कि जैसे कि ये कोई बहुत बड़ा हस्ती हो? तो जियांग फेमिया अपने बेटे को मारते हुए कहता है, तुम पागल हो, तुम्हें ये कहाँ मिले? तो कहता है, कल ग्रेवयार्ड पे मिले थे और ये दोनों गिरा हुआ था तो मैंने पिक्चर निकाल लिया। हाँ, इसलिए तो मैं आपको दिखा रहा हूँ डैड। और इतना बोलकर बड़ा वो शान से बोल रहा होता है। तो जियांग फेमिया उसको वापस से मारते हैं माथा पर, कहते हैं, बेवकूफ लड़के, ये लैन हायर के सेकंड बेटे हैं, लैन वांगजी। तो जियांग चिंग अभी कहता है, हाँ, ये लैन वांगजी है।
तो जियांग फिमिया कहते हैं हाँ ये लैन वांगजी है, और तुम कह रहे हैं ये ऐसे ही गिरा पड़ा मिल गया था। बहुत लकी हो कि तुम लोग इनसे मिल पाए। इन्हें मिलने के लिए लोगों को 6 महीने पहले ही अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, इवन हम लोगों को भी। तुम्हें पता है ये किसी से नहीं मिलते हैं। और अभी चाइना के नंबर 1 जो बेस्ट सेलर अवार्ड मिला था ये इन्हें ही मिला था। तो जियांग जिंग कहता ओ इसलिए इतने चंपू जैसे ही रहते हैं। जियांग फिमिया घूर कर देखते देखते डैड मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे सोचने वाली बात है कि विंग को, और फिर वो अपने मन में कहता है इसी चंपू से प्यार होना था। फिर कहता इन्हीं बिजनेसमैन से मिलना था। वाह लकी डैड। कहता ये तो है। खैर छोड़ो। इतना बोलकर वो लोग नजरअंदाज कर देते हैं इस बात को, यहीं पे एंड कर देते हैं। वही विंग जो कमरे में आ तो चुका था, पर वो शावर लेने के लिए अपने वॉशरूम में चला गया था। पर अभी भी वो बार बार लैनवांग जी के बारे में सोचा जा रहा था, और जिस तरह से युवान ने उसे बोला था रोते हुए वो सारी बातें, अंकल ने जो कुछ भी बोला था वो सारी बातें। वो रेडी वेडी हो करके नीचे जैसे ही आने को होता है तो एक सर्वेंट भागता हुआ आता और कहता सर लैंस हायर आपसे मिलना चाहते हैं। इतना सुनना था कि उसके डैड जो कॉफी पी रहे थे बेचारा कॉफी की उल्टी करते थे और कहते क्या वो हमारे घर, हमारे इतनी छोटी सी कुटिया में वो लोग आए हैं। वो कहता जियांगयू हमने घर घर ठीक ठाक तो रखा है ना, मतलब वो लोग बहुत बड़े लोग हैं और हमारे घर, हाँ अरे यार मुझे पता होता तो मैं घर का कलर करवा देता। अरे क्रॉकरी सेट नया निकालो तुम जाओ। यू यू कहती शांत हो जाइए, क्या आप भी वो अचानक से आए हैं तो जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे ना। जियांग फिमिया कहते हाँ हाँ ये भी ठीक है, पर तुम्हें पता है ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो कहता पहले सुन तो लीजिए फिर डिसाइड कीजिएगा ना, ठीक है। और वो अपने हस्बैंड को सोप करा रही होती है। जियांग फिमिया बेचारा उसकी तो हवा टाइट हुई पड़ी थी। तभी वो लोग अंदर आ गए हुए थे जिसमें लैन किरैन, मेंग्याओ, लैन सिचन तीनों थे, और युवान हमारा अपने डाडा के पास था। आते हैं तो जियांग फिमिया बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रहे थे और घबराए हुए थे। तो वो कहते हैं हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर। लैन किरैन जियांग फिमिया का शोल्डर को पकड़ते हुए कहते हैं देखो मिस्टर जियांग, मैं यहाँ पे आपसे बात करना चाहता हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझे बहुत बड़ा इंसान समझे या फिर चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन समझे या कुछ और समझे। मैं यहाँ पे नॉर्मली एक इंसान होने के नाते आपसे बात करने आया हूँ। तो क्या हम वैसे ही बात कर सकते हैं। जियांग फिमिया तो जैसे जैसे अपने आप को संभाल रहे थे और कहते जी सर बैठिए। इतना बोल कर वो उन्हें बैठाता है। बेचारा अभी भी ठंडा हुआ पड़ा था। लैन किरन कहते हैं आप रिलैक्स हो जाइए, मैं आपको किसी भी बात के लिए जज करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ अपने स्वार्थ से आया हूँ, मैं यहाँ आपसे कुछ मांगने आया हूँ। उसकी बात सुनना हुआ ही था तो जियांग फिमिया कहते मुझसे क्या मांगना चाहते हैं सर आप। हमारे पास कुछ ऐसा देने के लिए नहीं है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। हमारा तो बिजनेस भी इतना बड़ा नहीं है कि हम लोग आपके साथ कोलैब कर सके। तो लैन सिजन कहते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ कंपनी के साथ मर्ज हो जाए और कोलैब करें। जियांग फिमिया कहते क्या हम लैंस के साथ काम करेंगे। यू क्या मेरे कान बज रहे हैं, क्या मैं सही सुन रहा हूँ। मेंग्या उठ के आते हैं और जो जियांग फिमिया थे उसके हाथों पे हाथ रखते हैं, 2 बार 3 बार टैप करते हैं तो वो थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद मेंग्या अपनी जगह पे वापस से जाकर बैठ जाता है। उसके बाद कहता है देखिए हम यहाँ पे कुछ और डिस्कस करते आए हैं। फिर वो अंकल की तरफ देखता है। अंकल कहता है आपका दूसरा बेटा विंग। तो जो हमारे जियांग फिमिया थे कहते जी हाँ विंग क्या। कहता है आपको पता है कि आपके बेटे ने मेरे बेटे की जान बचाई है। तो जियांग फिमिया कहते हाँ आज ही सुबह वो आया था तो बता रहा होता है। हाँ तो हम चाहते हैं कि उसकी शादी आप मेरे बेटे से कर दे। पीछे से सीधे चिल्लाती है वॉइस आती है क्या मैं शादी उस बुढ़े घूसट अंकल से करूं। आर यू मैड या आर यू किडिंग मी। और पीछे विंग खड़ा था जो कि ऊपर से रेडी होकर के नीचे आ रहा होता है। तो इन लोगों की बातें उन्होंने सुन ली हुई थी। मेंग्या जब उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है क्योंकि विंग सच में वूसियान की तरह ही एकदम ब्राइट स्माइल के साथ में, ब्राइट फेस के साथ में एक चमकता हुआ सूरज दिख रहा था। लैंसी चंद भी उसे देखकर बस देखते ही रह जाते हैं 2 मिनट तक। जब वो सभी ओलिवर विंग को देख रहे होते हैं तो जो कि जियांगयू बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी वो भी अपने हाथों को रगड़ते हुए कहती है आप लोग मजाक कर रहे हैं ना, मेरा बेटा बस अभी 20 साल का ही है और आपकी बेटे की उम्र आप समझ रहे हैं। ऊपर से ये दोनों मेन है तो शादी कैसे हो सकती है। लैंसी चैन कहते कि मेरा हस्बैंड भी तो मैन ही है।
तो क्या मैं शादीशुदा नहीं हूँ? वो कहते हाँ ठीक है, बट फिर भी आप सोचिए ना, ये कैसे हो सकता है? लैंस एजेंट कहते हैं ये बात सही कह रहे हैं आप, पर मेरा भाई। फिर वो अंकल की तरफ देखता है तो अंकल कहते हैं मेरे बेटे को पैनिक अटैक आता है, जैसा कि तुम्हारे बेटे ने उसकी देखभाल की। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे बेटे को उसका केयर टेकर बनाना चाहता हूँ तो शायद से ये थोड़ी छोटी बात होगी, लेकिन सच कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं विंग की शादी वांगजी से करा दूँ। क्या आप लोग इसके लिए सहमत नहीं है? बदले में मैं आपकी कंपनी के सभी चीज़ों को लेंस के साथ मर्ज करता हूँ और आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो पूरा प्रॉफिट आप ही का होगा। हमारा ओनली फॉर 1% ही रहेगा और कुछ भी नहीं। बदले में मुझे बस आपका बेटा चाहिए और कुछ नहीं। बस मैं यहाँ पे आपसे मिन्नतें करने आया हूँ क्योंकि मुझे अपने बेटे की ज़िंदगी वापस चाहिए। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और कहते हैं हमें सोचने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। विंग कहता है नहीं, मुझे उनसे शादी नहीं करनी है, मैं उनसे शादी नहीं कर सकता हूँ। वो एक तो मुझसे बहुत बड़े हैं, ऊपर से उनका बेटा भी है, आप समझ रहे हैं ना? मिंग्या और अंकल दोनों कहते हैं एक साथ ही नहीं। तो कहता नहीं, क्या उनका बेटा नहीं है? वो कहता हाँ उसका बेटा है, पर तुम जो समझ रहे हो हम उसकी बात कर रहे हैं। मतलब कि तुम, हम जानते हैं कि हाँ वो तुमसे बहुत बड़ा है, पर तुम ही हो जो उसे ठीक कर सकते हो। अगर कल तुम नहीं होते तो वो कहाँ होता तुम्हें पता है ना? विंग कहता है वो मैंने एक ह्यूमन होने के नाते उनकी हेल्प की है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे उनकी वाइफ ही बना दे। तो मिंग्या कहता है इसमें प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी तुम्हारी शकल बुसियान से मिलती है। विंग पैर पटकता हुआ कहता है बुसियान बुसियान बुसियान, मैं ये सुन के थक गया हूँ। मैं बुसियान नहीं हूँ, मेरा नाम जियांग विंग है और मैं जियांग विंग ही हूँ। मुझे बुसियान नहीं बनना है। मिंग्या उसके पास आता है और उसके हाथों को पकड़ते हुए उसे कहता है देखो हमारी बात सुनो, ठीक है ना? मैं तुमसे बस एक ह्यूमन होने के नाते रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज। वो बहुत बुरे कंडीशन में है, प्लीज बात मान लो। विंग पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है और कहता है मैं नहीं सुन रहा आप लोगों की बातें, मुझे शादी नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। इतना बोलकर वो चला जाता है। जियांग चेंग भी सुन चुका था सारी बातें, तो वो आते हुए कहता है जब उसने मना किया कि वो शादी नहीं करना चाहता तो आप लोग क्यों करवाना चाहते हैं जबरदस्ती, बताइए मुझे। हाँ, तो अंकल किरण जियांग फिल्म के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं और कहते हैं मैं भीख मांगता हूँ मिस्टर जियांग, मुझे आपका बेटा चाहिए बस। क्योंकि मेरे बेटे को अगर कोई अब ठीक कर सकता है तो वो आपका बेटा ही है। मैंने उसकी आंखों में कुछ तो देखा है जो कि सबसे अलग दिखा था मुझे, और मेरे बेटे को जीवन दान दे सकता है। मैं ये संजीवनी बूटी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं बस इस रिश्ते को और मजबूत करना चाहता हूँ ताकि मेरा बेटा बच सके। मैं यहाँ स्वार्थी हो रहा हूँ थोड़ा सा, पर बदले में आपको जो चाहिए वो सब कुछ दे रहा हूँ मैं। प्लीज मना मत कीजिए प्लीज। और इतना बोलकर वो ये कर रहे थे तो जियांग फिर मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि अंकल किरण मतलब बड़े इंसान है ना। तो उन्हें रोकते हुए कहते हैं पर वो नहीं करना चाहता सर, तो मैं क्या कर सकता हूँ? कहता है कुछ भी कीजिए पर उसे मनाइए। मैं अपने बच्चों को खो नहीं सकता, प्लीज। उस समय जियांग फिमिया कुछ नहीं कहते और कहते हैं मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। इतना बोल करके वो बस शांत हो जाते हैं। जियांग चेंग, मिंग्या और वो सब लास्ट तक उन्हें समझाने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग फिर भी थोड़ी मोहलत मांग रहे थे। उसके बाद वो तीनों वहां से चले जाते हैं। जियांग चेंग, मैडम आई मीन जियांग यू और जियांग फिमिया तीनों वहां पे बैठे हुए थे और वो लोग आपस में एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं मॉम, क्या आपको लगता है कि विंग इसके लिए मानेगा? हाँ, भले ही वो लोग कितने भी बड़े लोग क्यों ना हो, पर एक बार आप सोचिए ना, क्यों मतलब क्यों हम विंग की शादी उनसे करा दे? आखिर क्यों? उसने बस हेल्प ही तो की थी ना, और वो सही है अपने जगह पे मॉम। तो जियांग फिमियांग कहते हैं ऐसा नहीं है, कुछ तो बात है जो शायद हमें पता नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि विंग की शक्ल बुसियान से मिलती है। हाँ, तो जियांग कहता है हाँ मुझे भी कल ही पता चला था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम वो सियान की जगह पे विंग को रिप्लेस कर दें। ऐसा थोड़ी होता है डैड। जो कहता है अब तो भगवान पे छोड़ते हैं क्या ही होगा। वहीं दूसरी तरफ वो जब हॉस्पिटल वो लोग वापस आए थे तो वांगजी अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड ही था और अभी भी बेहोश ही था। वो सभी ऐसे उदास बैठे हुए थे तो हमारे युवान ग्लैन सीजन के गोद में बैठते हुए कहता है दादू दादू आपको क्या हुआ है, आप इतने सैड क्यों हो? हाँ, तो अंकल किरण बता देते हैं कि वो जो गगा था ना तुम्हारा,
उन्होंने मना कर दिया तुम्हारे डैडा से शादी करने के लिए। इवान, वो तुम्हारे डैडा से शादी नहीं करेंगे और अब तुम्हारे डैडा शायद ही ठीक हो पाएंगे, वरना वो हमेशा के लिए यहीं रह जाएंगे। युवान रोने लगता और कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उनसे बात करूंगा, मैं उन्हें मनाऊंगा। मेरे डैडा मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मम्मा मेरी चली गई, अब मैं डैडा को कहीं नहीं जाने दूंगा। और वो बहुत रो रहा होता है। वो दिन तो जैसे तैसे बीत गया था, लेकिन युवान ने मन बना लिया था कि वो गगा से बात करेगा। इसलिए वो मींगिया से कहता है, बड़ी मम्मा, आप क्या मुझे गगा के पास लेके चलेंगी? मुझे उनसे बात करनी है। मींगिया कहता है, अगर किसी को पता चला तो सब हमें डांटेंगे ना। कहता, किसी को पता नहीं चलेगा, प्लीज चलिए ना। और वो उसको मना करके जैसे तैसे करके वो सब अभी आई मीन मींगिया और इवान दोनों वापस से जयांग हाउस आते हैं। उनकी कार आती है तो जियांग तो मतलब एज यूजुअली जो कि गेस्ट आते हैं तो बैठाते हैं ना, तो बैठा देते हैं। और फिर उसके साथ वो बच्चा भी था। मींगिया कहता है, मैम प्लीज़ 2 मिनट के लिए हम विंग से बात करना चाहते हैं, क्या आप उन्हें बुला देंगी? जियांग ऊपर जाती है और कहती है, विंग, वो लोग फिर से आए हैं, क्या तुम उनसे बात करना चाहोगे? विंग मना कर देता है और कहता है, मॉम किसी को भी मेरे कमरे में भी मत भेजिएगा। जियांग को अच्छा तो नहीं लग रहा था। वो नीचे आकर बोल देती है कि विंग किसी से मिलना नहीं चाहता है, आप सब यहाँ से जा सकते हैं। आई एम सॉरी, हम लोग कुछ मदद नहीं कर सकते। और उसने फिर से मना कर दिया है। हमने उन्हें लास्ट नाइट बहुत समझाया, बहुत सारी बातें भी बताई, सब कुछ कहा, लेकिन फिर भी उसका एक ही जवाब था कि वो ये शादी नहीं करना चाहता है। हिवान जब ये सुनता है कि ये वो शादी नहीं करना चाहते, हिवान सीधे उठता है और ऊपर की तरफ भाग जाता है, क्योंकि उन्होंने देखा था जियांगो कि किस कमरे में गई थी। वो जब भाग रहा था तो मेंगिया दौड़ते हुए कहता, इवान वापस आओ, ये क्या कर रहे हो बाबा आप? तब तक वो ऊपर जा चुका था। और वो जियांग को तरफ देखते हुए कहती है, आई एम सॉरी मैम, माफ़ कर दीजिए, वो बच्चा है। जियांग कहती है, हो सकता है कि जो काम बड़े ना कर पाए शायद से वो कर दे, हमें वेट करना चाहिए आई थिंक। इतना बोल करके वो बैठ जाती है और सर्वेंट को बोलती है कॉफ़ी लाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ युवान डोर ओपन करके अंदर आ जाता है तो विंग चिल्लाते हुए कहता है, मॉम क्या मैंने आपको नहीं बोला था किसी को नहीं भेजने के लिए? तभी वो उस तरफ देखता है जहाँ पे वो छोटा बाबू खड़ा था और वो आते ही कहता है, गगा क्या आप मेरे डैडी से शादी नहीं करेंगे? अगर आप मेरे डैडी से शादी नहीं करेंगे तो मेरे डैडी भी मेरे मम्मा के पास चले जाएंगे, फिर वो आसमान में जाके सितारे बन जाएंगे और मैं बस दूर से उन्हें देखा करूंगा। और हर साल की तरह उनके ग्रेवयार्ड पर जाकर उन्हें फूल और चॉकलेट दिया करूंगा। फिर मेरे पास तो ना मम्मा रहेंगी ना ही डैडी रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि मैं बिना मम्मा और डैडी के अपनी पूरी लाइफ निकाल दूं? क्या आप उनसे शादी नहीं कर सकते? क्या आप मेरी मम्मा नहीं बन सकते? क्या आप इतने ज्यादा जिद्दी हैं कि आपको आपको और इतना बोलकर युवान रुक जाता है। विंग उठता है और उसके शोल्डर के पकड़ते हुए उसके ऐसे ना टच करते हुए उसे सहलाते हुए कहता है, बाबा ऐसी बात नहीं है। तो युवान कहता है, तो फिर कैसी बात है? आप मेरे डैडी से शादी क्यों नहीं करना चाहते अंकल? क्या वो गंदे हैं? क्या उन्होंने आपको हर्ट किया या फिर हम लोगों ने आपको हर्ट किया? तो विंग कहता है, ये भी बात नहीं है, वो वो मुझसे बड़े हैं और हमारा मैच नहीं है। तो युवान कहता है, कैसे मैच नहीं है? अगर आप नहीं होते तो मेरे डैडा हॉस्पिटल में भी नहीं होते, वो मुझे छोड़ के चले जाते। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं गगा? मैं प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज मेरे डैडा से शादी कर लीजिए गगा, प्लीज। मैं अच्छा बाबा बनूंगा और मैं आपकी हर बात मानूंगा, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। प्लीज, मेरी मम्मा को मैंने नहीं देखा, पर डैडा ने कहा कि आप उनके जैसे दिखते हो, कि आप मेरी मम्मा नहीं बनना पसंद करेंगी। मैं मैं हमेशा मैं हमेशा आपसे प्यार करूंगा गोगा, प्लीज मेरे डैडा से शादी कर लीजिए ना, प्लीज। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोग को ये फर्स्ट पार्ट, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। 1 या 2 पार्ट और बनेंगे इसके, और ये 1 शॉट ही है जो लॉन्ग लॉन्ग बना रही हूँ मैं। जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। एंडिंग द बिगनिंग, ओके ना? कमेंट्स करना मत भूलना कंजूसो।